समझते हैं इस चीज को, है ना, ये क्या है इसे समझते हैं। तो सामान्यतः हम सब आपको पता है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि दुनिया में हर चीज, ये इसे आप ज्योग्राफी के साथ रख लो, इसे आप साइंस टेक के साथ रख लो, दोनों का सब्जेक्ट है, ये मिक्स सब्जेक्ट है। तो दुनिया में जो हम सब हैं, हम सब कैसे बने हुए हैं, तो ये सब बहुत कही सुनी हुई बातें हैं। हम सबको पता है कि हमारी जो जानकारी है उस जानकारी के अकॉर्डिंग हम सब एनर्जी के बने हुए हैं, है ना। तो एनर्जी सबसे नीचे के लेवल पर है। अभी तक जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च के अकॉर्डिंग एनर्जी सबसे नीचे के लेवल पर है। और जो एनर्जी होती है, जब वो एनर्जी रूप लेती है अपना, जब वो एनर्जी किसी रूप में आती है, तो वो एनर्जी कई सारी चीजों के रूप में आती है ना। जो एनर्जी है, हम चारों तरफ एनर्जी है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में चारों तरफ एनर्जी है। जब वो एनर्जी रूप लेती है तो कई सारे फॉर्म में आती है। इसे हम एक दिन किसी दिन और डिस्कस करेंगे, वो कई सारे फॉर्म में आती है, जिसका फॉर्म क्या क्या हो सकता है। लेकिन उसमें से एक फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं क्वार्क्स, उसे हम कहते हैं क्वार्क्स। जब एनर्जी रूप लेती है तो वो कई सारी चीजें बनाती है, जिसमें से एक होता है क्वार्क। ये क्वार्क जो होते हैं, वो क्वार्क्स हम आगे पढ़ेंगे, इसका पूरा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी के समय में, क्योंकि बहुत बार इसका नाम होता है रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है। तो ये हमारा टॉपिक है रेयर अर्थ एलिमेंट। उसको समझने के लिए जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी ही हम यहाँ पर समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे। तो एनर्जी, ये आ गई हमारे पास एनर्जी। एनर्जी का कोई रूप नहीं होता है, एनर्जी का कोई रूप नहीं होता है, मतलब वो किसी भी, देखो ये से मैंने बना दिया, इस फॉर्म में हो गई, इस फॉर्म में हो जाएगी। एनर्जी का कोई रूप नहीं होता है, वो वाइब्रेट करती रहती है। लेकिन एनर्जी क्या होती है, अब रूप लेती है, कुछ बनाना है उसे, है ना। एनर्जी को कुछ बनाना है तो वो कई सारी चीजों के रूप में अपना रूप को बदलती है, अपना नया रूप लेती है। उसमें से एक पार्ट है हमारा क्वार्क्स, क्वार्क। अब ये क्वार्क क्या है, ये क्वार्क जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं अप क्वार्क और दूसरे को हम कहते हैं डाउन क्वार्क। क्वार्क दो होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ये फिजिक्स है टोटल, है ना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, वो फिजिक्स है। इसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का सबसे नया मॉडल है, जिसमें हम फिजिक्स को क्वांटम लेवल पर जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, हम इसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। तो यहां पर कुछ इंग्लिश टर्म यूज होंगे, आपको घबराना नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं पर भी आपको लाइफ में इसकी जरूरत पड़ जाएगी, एग्जाम में आगे बार बार आप पढ़ोगे आप क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, जैसे आप एक वर्ड सुनोगे क्वांटम कंप्यूटर्स, ये क्वांटम कंप्यूटर्स पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, तो कहते हैं कि जब हम फिजिक्स को क्वांटम लेवल पर जाकर पढ़ते हैं, फिजिक्स को कहां पर जाकर हमने पढ़ा, फिजिक्स को हमने पढ़ा क्वांटम लेवल पर जाकर, हमने फिजिक्स को क्वांटम लेवल पर जाकर पढ़ा। अब क्वांटम लेवल का मतलब क्या हो जाता है, क्वांटम का मतलब हो जाता है सबसे छोटा। क्वांटम का मतलब हो गया यहां पर सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ भी नहीं अभी तक के हिसाब से, सबसे छोटा, इसे कहते हैं क्वांटम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से डेवलप हुआ, जैसे सूर्य से हमारे पास जो आती है सनरेज, सनरेज क्या है, एनर्जी। सूर्य से हमारे पास जो सनरेज आती है वो सनरेज एनर्जी। तो जो सनरेज आती है उसके बारे में जब रिसर्च हुई तो वो क्या पता चला हमें कि वो सनरेज जो हमारे पास आ रही है वो कैसे आती है, वो छोटे छोटे बंडल में आती है, ऐसे छोटे छोटे बंडल आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो सनरेज हमारे पास आ रही है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, उनसे छोटा कुछ नहीं होता है ना।
एनर्जी के ये छोटे, मैंने तो यहाँ बड़ा बनाया है, लेकिन आप समझ लो इतना छोटा होता है कि उससे छोटा कुछ भी नहीं होता है सनरेज में। जब हम सनरेज को बहुत अंदर तक जाकर देखते हैं, अंदर तक जाकर देखते हैं, तो लगता है कि उसका जब से सबसे छोटा पार्ट है, देखेंगे छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, उन बंडल्स को हम कहते हैं, एक बंडल जो बंडल होता है ये कहलाता है क्वांटा, QUANTA, इसे हम कहते हैं क्वांटा। सनरेज जो हमारे पास आती है वो छोटे छोटे बंडल्स में आती है, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं क्वांटा। तो सबसे छोटा क्या बन गया? क्वांटा बन गया, और उसी से क्या बना? क्वांटम बना। तो क्वांटम का मतलब हो जाता है फिजिक्स को सबसे छोटे स्तर पर जाकर देखना। अगर आपको इसको थोड़ा सा और समझना है तो आप एंटमैन सीरीज की मूवी देखो। एंटमैन का दूसरा सेक्शन एंटमैन पार्ट 2 जरूर देखो, देखना चाहिए आपको। ये सब मूवी बहुत अच्छी मूवी होती है जो हमें साइंस को समझने में हेल्प करती है। एंटमैन 2, एंटमैन 1 भी ठीक है, एंटमैन 2 थोड़ा सा ज्यादा क्वांटम को समझाता है, ठीक है। तो ये क्वांटम फिजिक्स है जो हमें 10th लेवल तक नहीं पढ़ाया जाता है। जिन बच्चों ने 11th 12th में पढ़ा होगा फिजिक्स को, उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्वांटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैंने आपको समझा दिया क्वांटम फिजिक्स क्या है। फिजिक्स को क्वांटम लेवल पर जाकर समझना क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम का मतलब होता है उससे छोटा कुछ नहीं। तो उससे छोटा, जब सबसे छोटा की बात आ जाएगा तो क्या आएगा? एनर्जी। तो इसीलिए मैंने कहा यहां पर इस लेवल तक जाकर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहे हैं क्वांटम लेवल तक जाकर। तो हमने सबसे नीचे का लेवल तक जाकर स्टडी करी है यहां पर क्वांटम। तो जब हम यहां तक जाकर स्टडी कर रहे हैं तो फिजिक्स का पार्ट क्वांटम फिजिक्स हो गया, ठीक है। अब जब हम यहां तक जा रहे हैं तो इससे बाद का जो है वो भी तो हमारे स्टडी में आ जाएगा। तो उसके बाद का तो हमने देखा कि जब यह एनर्जी रूप ले रही है तो रूप लेने में ये कई चीजें बना रही है। जब हम आगे पढ़ेंगे कई चीजें बना रही है, उनमें से एक है क्वार्क्स। अब देखो ये क्वार्क्स क्या करते हैं? ये क्वार्क्स जो होते हैं ये अप और डाउन क्वार्क्स दो पार्ट में ये बट जाते हैं। दो क्वार्क्स होते हैं, अप और डाउन क्वार्क। अब देखो अगर एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क आपस में मिलेंगे, ये क्वार्क्स जो होते हैं ना वो पेयर्स में रहते हैं, मतलब एक से ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अगर एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिल गए, इन तीनों मिल गए, इस तरह से मिल गए, तो हमारा बन गया क्या? तो हमारा बन गया प्रोटॉन। हमारा बन गया प्रोटॉन। एक मिनट रुको, इस थोड़ा गलत हो गया, इसको प्रोटॉन नहीं ये न्यूट्रॉन बनेंगे। एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क बन जाएंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे ये हमारे बन जाएंगे न्यूट्रॉन, है ना। ये क्वार्क्स आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएंगे यहां पर न्यूट्रॉन। और अगर दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिल गए तो ये बन जाएंगे प्रोटॉन, ठीक है। एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिल गए तो बन गए न्यूट्रॉन, और दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क बन गए तो जुड़ गए प्रोटॉन बन गए। तो क्या है देखो, ये हमारी क्या है? फर्स्ट स्टेज है। ये बना दिया क्या इन्होंने? क्वार्क्स बना दिया। क्वार्क्स जुड़ के क्या बन गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए। क्वार्क्स जुड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो यहां पर क्या होता है कि जो क्वार्क्स होते हैं, ये जो क्वार्क्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण बोलते हैं। क्योंकि ये कण हो जाते हैं, देखो ये एनर्जी को कण नहीं बोलते हैं, है ना। ये एक मैं कभी आपको एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कभी मैं आपको बताऊंगा कि कण क्या होता है और एनर्जी क्या होती है ना। उनको मैं कभी अलग तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मूलभूत कण की बात होगी, कभी भी कहेंगे कि बेसिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, तो वो होते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स इज फंडामेंटल पार्टिकल। पूरी दुनिया क्वार्क्स से ही बनी हुई है, हम सब क्वार्क्स से बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल, क्वार्क्स, ठीक है। अब क्वार्क्स अप और डाउन होते हैं
क्वार्क इस तरह से मिल गए तो न्यूट्रॉन बन गए, और क्वार्क इस तरह से मिल गए तो प्रोटॉन बन गए। लेकिन बड़ी अजीब एक बात है यहाँ पर, जो रिसर्च में जो ये बात आई है वो बड़ी अजीब बात है कि प्रोटॉन को तो हमने बना दिया क्वार्क से, न्यूट्रॉन को हमने बना दिया क्वार्क से, लेकिन तीसरा पार्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी क्वार्क से मिलकर नहीं बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अलग होते हैं, ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं, ये बिल्कुल क्वार्क का कोई रोल नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल किसके कहेंगे? हम क्वार्क्स को कहेंगे। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब मूलभूत कण क्या हो जाएंगे? क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन सब का नाम आपने सुना होगा, क्वार्क्स का हो सकता है नहीं सुना होगा, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना सबने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम। ठीक है, तो क्या आ गए हमारे पास? प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये सब जुड़ते रहते हैं आपस में, इनका काम होता है जुड़ना, ये जुड़ते रहते हैं। तब ये जुड़ गए आपस में और इन्होंने बना दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये भी शांति से नहीं बैठते हैं, प्रकृति में हमेशा क्रिएशन होता रहता है, निर्माण होता रहता है, प्रकृति एक सतत निर्माण की प्रक्रिया है ना। तो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैठे नहीं रहेंगे शांति से, ये क्या करेंगे? आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या होते हैं? ये सब आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह रहेंगे और इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहना चाहेगा। ठीक है, तो जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह रहते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पर एक साथ रहते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। तो ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक। और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? वो आपने थर्ड स्टेज देखा, यहां पर ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया ये फोर्थ स्टेज और ये हमारा बन गया फिफ्थ स्टेज। तो फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ? ये फिफ्थ स्टेज में ये तीनों आपस में जुड़ गए और जुड़कर जो संरचना इन्होंने बनाया, इस संरचना को हमने कहा एटॉम। यही संरचना कहलाई परमाणु। यहां पर ये बन गया हमारा परमाणु। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बैठ गए, दोनों को एक साथ बैठने का मन कर रहा था, एक साथ बैठ गए और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये जो संरचना बनी उसे कह दिया परमाणु। ठीक है, अब यहीं पर देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिस तरह से क्वार्क्स होते हैं, जिस तरह से क्वार्क्स से बने हैं, हमने अभी भी देखा क्वार्क्स हैं और इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से कई और भी चीजें बनती हैं, कई और भी चीजें नेचर में है हमारे पास, हमें उनको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। लेकिन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हमें समझना है कि ये सारी चीजें जो आपस में जुड़ रही हैं, है ना, दो क्वार्क्स आपस में जुड़ गए, फिर क्वार्क्स जुड़ के प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना लिया, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में जुड़ गए, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये चीजें जुड़ कैसे रही है? इनको जोड़ने वाली भी कोई शक्ति होती है। तो जिस तरह से ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसी तरह से चार फंडामेंटल फोर्स भी होते हैं जो इन चीजों को बांध के रखती है। तो इस यूनिवर्स में ये जो अभी आपने पढ़ा फंडामेंटल पार्टिकल्स क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स,
इसके अलावा 4 फंडामेंटल फोर्स भी होते हैं, जो बस अभी हमें इतना ही समझना है, इससे ज्यादा भी हम बाद में समझेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए आप कैसे, आप सिंपल समझो, ये जुड़ कैसे रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों जुड़ रहा है आपस में, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इसको जोड़ने का काम जो करता है वो करता है फंडामेंटल फोर्स, मूलभूत शक्ति, 4 फंडामेंटल फोर्स। चलो यहां इतना तक हम पहुंच गए हैं, तो हम 4 फंडामेंटल फोर्स भी समझ लेते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमें आगे पढ़ना, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं यहां पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये क्या है हमें पढ़ेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आगे इसका बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, पहला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, SNF, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा हो जाएगा हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी चिंता नहीं करना है, बस आप समझ लो। तीसरा हमारा हो जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसे हिंदी और इंग्लिश में इस तरह भी आप लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीक को हिंदी में लिख लेना, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पूरी दुनिया में हम आज इस तरह से खड़े हैं, इसके पीछे फिजिक्स कहता है कि 4 फंडामेंटल फोर्स है। उसी 4 फंडामेंटल फोर्स की वजह से हम सब जी रहे हैं, हम सब रह रहे हैं। ठीक है, और वही 4 फंडामेंटल फोर्स इनको भी बांध के रखती है। ठीक है, अच्छा अब देखो, आज बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं दुनिया में, मैं कई बार इस फॉर्मेट में आपको समझाता हूं कि कहते हैं कि बहुत सारे हम स्वतंत्र विचारों वाले लोग हैं, है ना, जो किसी की सुनते नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं कहता हूं कि हम जिस चीज से बने हुए हैं वही एक फोर्स से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तुम्हारे विचार या तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारे जीना, रहन सहन स्वतंत्र कैसे हो सकता है ना? आप कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हो ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र, इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है। अब एक घंटा स्वतंत्र पैदा हुआ है, जाके इलेक्ट्रॉन स्तर पे जाके देखो क्या ऐसा स्वतंत्र पैदा हुआ है। तो हमने यहां पर बना दिया, अभी हमने बना दिया परमाणु। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगली स्टेज क्या हो जाती है, परमाणु से बन जाते हैं क्या, अणु। एटम से बन जाते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। परमाणु से बन जाते हैं अणु, और अणु मिलकर बना देते हैं पदार्थ, जो भी पदार्थ हमारे पास है। तो ये सब जो हमारे आसपास है, हम, आप, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, पदार्थ, मैटर है ना। और हम सब इसी तरह से बने हुए हैं। ठीक है भाई, तो सबसे नीचे एनर्जी, एनर्जी के ऊपर क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर परमाणु, उसके ऊपर अणु, और उसके ऊपर मैटर, पदार्थ। ओके, क्लियर हुई कहानी है? अच्छा, पर ये कहानी तो बहुत आसान थी, इसमें तो कोई टेंशन थी ही नहीं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, चलो आगे ही चल लेते हैं, पीछे क्या करेंगे। अब यहां बांध दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, बांध दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ आपने देखा कि चक्कर लगा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाएगा उसकी कोई दिशा नहीं होती है।
है ना, फिक्स नहीं होती है। मतलब आप ऐसे कहो कि उसकी दिशा कोई फिक्स ही नहीं होती है, मतलब इधर से इधर घूमेगा या इधर से इधर घूमेगा या इधर से इधर घूमेगा, ये फिक्स नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बनाया जब जाता है, जब फोटो बनाया जाता है तो ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है। कभी आपने फोटो देखा होगा तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूमता है उस पाथ को कभी सर्कुलर नहीं होता है, वो हमेशा इलिप्टिकल पाथ होता है। ध्यान रखना है, अंडाकार कक्षा होती है ये कक्षा जो होती है, ये अंडाकार कक्षा होती है। दिखाने को हम कभी ऐसा दिखा सकते हैं गोलाकार भी, लेकिन ये अंडाकार कक्षा होती है। तो इस तरह से कभी ऐसे घूम जाता है ना, इस तरह से। तो ये है कि अब साइंटिफिकली तरीके से ये प्रूव हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, कभी इधर से इधर घूम जाएगा, कभी इधर से इधर घूम जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो 4 लेवल पर घूमते हैं, 4 लेवल पर। ठीक है, 4 लेवल पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मतलब कि ऐसा समझ लो कि इसे पीछे वाले हमने डिस्कस किया, ये 4 है ना, जैसे आप समझ लो 4 फ्लोर है ना, 4 फ्लोर। एक कुछ इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पे घूम रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले पे घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन चौथे वाले पे घूम रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर घूम रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे घूम रहा है, यहां पर ऐसे घूम रहा है, यहां पर ऐसे घूम रहा है, यहां पर ऐसे घूम रहा है। ये जो 4 लेवल पर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर मतलब ये क्या है, आप देखोगे यहां पर एक चीज समझो कि एक चीज और यहां पर समझना है हमारे पास, कि जैसे हम यहां पर समझते हैं कि देखो, जैसे एक है हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। तो कभी भी आप देखोगे लिखा हुआ होगा हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा हुआ होगा। वे मैंने पीछे बनाया था, यहां लिखा हुआ होगा हीलियम, हीलियम के नीचे लिखा हुआ होगा 2। तो ये क्या है, एक नंबरिंग दी गई है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब आप ये से समझ लो कि एलिमेंट्स को छोटे फॉर्मेट में समझ लो आप, तो अणु है ना, जितने भी पदार्थ प्रकृति में जितनी चीजें हैं जिनसे मिलकर दूसरी चीजें बनी हुई हैं, जैसे ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से भी रह रहे हैं और मिलकर कोई नई चीज भी बना रहे हैं, तो जितने भी उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एक टेबल पर अरेंज कर देते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनको हम एक टेबल पर अरेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें चीजें अरेंज ऑर्डर में अच्छा लगता है। तो हमने उनकी विशेषताओं के आधार पर हमने उन्हें एक टेबल पर अरेंज कर दिया। वो जो टेबल है वो टेबल कहलाया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसे आपने पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, इसे हमने कह दिया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल है हम जिन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स से बने हो, उसके नीचे परमाणु अणु जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको हमने एक टेबल में अरेंज कर दिया, तो वो हमारा बन गया पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हमने किसी को पहले स्थान पर रखा है, किसी को दूसरे स्थान पर, किसी को तीसरे स्थान पर, किसी को चौथे स्थान पर, किसी को 100वें स्थान पर। वो हमने क्यों रखा है? तो हमने रखा है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो आपको पहली जगह पर रखा जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो आपको पहले जगह पर रखा जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो आपको दूसरी जगह पर रखा जाएगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 100 है तो आपको 100वीं पोजीशन पे रखा जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पर हमने उनको अलग अलग जगह पर रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पर। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसको कहा गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक, इसे हम कह देते हैं परमाणु क्रमांक।
ठीक है, परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या। ओके, अब देखो दूसरी चीज क्या होगी इसमें। अब जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो अपने आप उस पर, मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज, कभी आप थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह थोड़ा पढ़ के देखो, है ना। उसके ऊपर में जब भी प्रोटॉन लिखा हुआ होगा तो उसके ऊपर में ऐसे बनाया होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये जो प्रोटॉन होते हैं ये, इनके ऊपर एक मतलब ऐसा मतलब एक शक्ति होती है इनके अंदर, पॉजिटिव शक्ति होती है इनके अंदर, ठीक है। तो जब एक प्रोटॉन है यहां पर, तो एक जैसे ही इनके ऊपर एक चार्ज आया तो मतलब ये कुछ गड़बड़ करेगा, है ना, ये कुछ गड़बड़ करेगा। जैसे ही एक प्रोटॉन आया तो ये कुछ गड़बड़ करेगा। अब तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। हम नहीं जोड़ते हैं, हमने नहीं, हम कोई नहीं है जोड़ने वाले, प्रकृति ने जोड़ा है इसको, नेचर ने जोड़ा, ठीक है। तो प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा वहां पर। तो प्रोटॉन कहां रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कहां होगा, बाहर चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन आ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और अब वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। दोनों की शक्ति लगभग समान होती है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यही तो फंडामेंटल फोर्स है, ये फंडामेंटल फोर्स है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन की बात करें तो एक प्रोटॉन है तो हमारा चारों ओर घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन भी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, अब अभी आपने देखा, हमने पीछे डिस्कस किया है और यहां पर भी देखा है कि जहां पर प्रोटॉन होता है वहां पर साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन अगर यहां पर एक है अगर हमारा, तो इसका मतलब है कि यहां पे न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता है ना। कभी कभी न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप कह दो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 है। अगर यहां पर मान लो यहां पर 2 है। अच्छा एक चीज और, यहां पर एक और मैटर ले लेते हैं, यहां पर एक और पार्ट ले लेते हैं। मान लो कि एक एलिमेंट है हमारा U92 238, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है U92 238। U क्या है, यूरेनियम। 92 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 92 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये क्या हो गया उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक नीचे जो लिखा हुआ होगा उसका मतलब क्या है कि वो परमाणु क्रमांक है। तो अगर 92 प्रोटॉन है, प्रोटॉन है ना, ये क्या है, प्रोटॉन ही तो है। 92 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है इसके ऑर्बिट में घूमने वाले 92 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तभी ये बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा बैलेंस। तो अगर 92 प्रोटॉन है तो 92 इलेक्ट्रॉन भी होगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है 238। तो 238 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 238 मतलब हो जाएगा ये नंबर प्लस, अब इसमें से 92 घटा दो तो कितना हो जाएगा 6 146। तो ये 146 क्या हो गया, ये 146 हो गया न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऊपर में जो लिखा हुआ होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास, परमाणु भार। तो ध्यान रखना है, ये 2 वर्ड हो गया हमारे पास, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या हो गया, नीचे लिखा हुआ, अगर नीचे लिखा हुआ है किसी भी एलिमेंट में नीचे लिखा हुआ है तो परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऊपर लिखा हुआ है वो परमाणु भार को बताता है। परमाणु भार का मतलब हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
तो ये हमारा बन जाता है, इस तरह से हमारे एलिमेंट्स बनते हैं। ये हो गए हमारे एलिमेंट्स जो पेरियोडिक टेबल पर हमने इन्हें दिखा दिया। ठीक है, अब ये मैटर हमारा है नहीं, इसको मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है, इसे हमें कहीं और भी डिस्कस करना है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा यहां पर बता दिया है। अब चलो पीछे चलते हैं। तो हमें क्या, यहां पर हमें क्या समझना है कि हमें यह समझना है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें यह समझना है यहां पर। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है 1 2 3 4, इस 1 2 3 4 को हम कहते हैं हिंदी में, ये जो 1 2 3 4 है ये सारा का सारा कहलाता है 1 2 3 4 इज कॉल्ड सेल। ये सेल कहलाते हैं, है ना, इसे हमने कहा सेल। मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो 4 सेल में घूमेंगे। 4 सेल का मतलब हो गया 4 फ्लोर, है ना। उसके बाहर कहां रहेगा न्यूट्रॉन, कहां रहेगा, फर्स्ट सेल में न्यूट्रॉन रहेगा, सेकेंड सेल में न्यूट्रॉन रहेंगे, थर्ड सेल में सॉरी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में और फोर्थ सेल में। इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमेंगे वो 4 सेल में घूमेंगे। सेल का मतलब फ्लोर समझ लो, 4 भाग में घूमेंगे। ठीक है, तो ये 4 क्या हो गई, हमारी सेल हो गई। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि आप किसी जगह पर जाते हो वहां पर, और एक फ्लोर है, तो एक फ्लोर पे मान लो कि कुछ रूम भी बने हुए होंगे, है ना। एक फ्लोर बनाया है आपने, तो उस फ्लोर पे कुछ रूम भी बने हुए होंगे। तो जो पहला फ्लोर है उसमें एक ही रूम होगा, जिसे कहते हैं एस। पहला फ्लोर जो होगा उसमें एक ही रूम होगा, इसे कहेंगे एस। तो यहां पर हमने यहां लिखा है एस पी डी और एफ। तो ये एस पी डी और एफ क्या है, ये कहलाता है कक्षा, ये कहलाता है ऑर्बिट। ये हो गया ऑर्बिट, ये हो गई कक्षा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। देखो समझना बहुत जरूरी है। हम 2 क्लास ले सकते हैं, लेकिन ये समझे बिना आगे एक वर्ड आ जाएगा 4F, तो हम उसे समझ ही नहीं पाएगा 4F क्या है। तो इसलिए यहां पर मेरा समझाने का जो उद्देश्य है वो है 4F को समझना। ठीक है, ओके। अच्छा, तो 4 फ्लोर हुआ, ये 4 फ्लोर हुआ। पहले फ्लोर पे एक कक्षा है, एक ही कक्षा है, जैसे हमने कहा एस ऑर्बिट। दूसरे फ्लोर पे 2 कक्षा हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे एस और पी। एस तो होगा, देखो कंटिन्यू हो रहा है, एस 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 एस। नए फ्लोर पे एक कक्षा बढ़ती जा रही, उसको हमने नाम दिया है। तो एस, दूसरे फ्लोर पे एस और पी, इसी में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसी जगह पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, तो एस और पी। तीसरे फ्लोर पर एस पी और डी, और चौथे फ्लोर पर एस पी डी और एफ। ठीक है, ये हर एक फ्लोर की कक्षा है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अपना चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना भाई, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हो यहां पर, ई माइनस ई माइनस ई माइनस। कर लिया, ये आगे चले। चलो अब देखो, नाम है, ये नाम है, जिन्होंने रिसर्च किया उन्होंने इसका नाम दिया। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब प्रकृति बन रही थी, प्रकृति का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। जब प्रकृति का फॉर्मेशन हो रहा था तो हाइड्रोजन भी बना, हीलियम भी बना, दोनों चीजें बन गई ना। अच्छा,
जब दोनों चीजें बन गई तो इसमें एक है प्रोटॉन, एक है तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब मान लो कि ये बनाने के लिए हमने इसमें दो प्रोटॉन डाला तो जगह फिक्स है, प्रोटॉन की जगह फिक्स है, उसे हम न्यूक्लियस में डालेंगे। मतलब हमने नहीं डाला, किसी ने डाला, ठीक है। तो उन्होंने दो प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन कहां डालेंगे? तो दो इलेक्ट्रॉन अपने अकॉर्डिंग अपने स्वभाव को दिखाता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वही इसके नेचर को बताता है। तो वही इलेक्ट्रॉन इसका नेचर बनाएगा, उसकी प्रकृति बनाएगी। इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा स्टडी हो रही है आज, इलेक्ट्रॉन पे। वही इलेक्ट्रॉन इसका नेचर बनाएगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है इससे पीछे, कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहां जाकर बैठेगा, किस जगह पर बिठाएंगे? चार घर है ना इसके अंदर, चार फ्लोर है ना, तो वो जो नया इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो रहा है वो कहां जाएगा? वो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें कहां जाएगा? वो अपनी मर्जी से जाएगा, और वही अपनी मर्जी से जाना उस एलिमेंट की विशेषता को बताता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाकर बैठेगा, किस घर में जाके बैठेगा, किस फ्लोर के किस घर में जाकर बैठेगा, यही से उसकी विशेषता बनती है। सब में प्रोटॉन उसी जगह रहेगा। प्रोटॉन की संख्या के आधार पर भी उसकी विशेषता बनती है। प्रोटॉन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन की संख्या 2 है तो हीलियम, प्रोटॉन की संख्या 92 है तो यूरेनियम है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है उसके आधार पर भी विशेषता होती है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है उसके आधार पर भी विशेषता होती है, और इलेक्ट्रॉन का अलग ही स्वभाव होता है। उसका बिल्कुल अलग ही स्वभाव होता है कि वो बैठेगा, लेकिन कहां बैठेगा ये स्पेसिफिकली उसकी विशेषता को दिखाएगा। ठीक है, तो वो कहीं पर जाकर बैठ जाएगा, कोई फिक्स नहीं है, उसकी मर्जी है भाई। कहीं भी बैठ सकता है, वो किसी जगह पर बैठ सकता है। नहीं, सीक्वेंस नहीं है कुछ भी, है ये सीक्वेंस में ही, ये है सीक्वेंस में ही। यहां पर एस है, यहां पर एस और पी है, यहां पर एस पी और डी है, यहां पर वो है। वो बैठेगा कहीं और किसी जगह पर, उसकी मर्जी है भाई, वो कहीं पर जाकर भी घूमेगा। ठीक है, तो अभी जो हम रेयर अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, करेंगे इसके आगे, जो हम रेयर अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें जो वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस जगह पर जाकर बैठेंगे, इस जगह। 80 इलेक्ट्रॉन है, किसी चीज की एटॉमिक नंबर 80 है। अब हम दूसरा एटॉमिक नंबर 81 वाला देख रहे हैं, 81 वाला देख रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां बैठेगा, किस घर में जाएगा, ये नहीं पता भाई, पर जाएगा जरूर, क्योंकि प्रोटॉन एक नया जुड़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे उसके अंदर। 80 से हम 81 में पहुंचे तो मतलब क्या है, एक प्रोटॉन जुड़ रहा है। जब एक प्रोटॉन जुड़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां बैठेगा वो पता नहीं है भाई। तो अभी जब हम रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करेंगे, उसमें ये इलेक्ट्रॉन इसी घर में जाकर बैठेगा, और ये घर एक स्पेसिफिक क्वालिटी को दिखाता है। इसीलिए रेयर अर्थ एलिमेंट इतने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं कि वहां पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जाकर 4f वाले घर में बैठ जाएगा। ठीक है, यहां पर वही लिखा हुआ था कि इसकी एक विशेषता है कि नया इलेक्ट्रॉन 4f वाले घर में बैठेगा। अब देखो 4f वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या काम करता है, चलो अब हम आगे उस जगह पर पहुंचते हैं। ये तो समझ में आ गया आपका, यहां तक क्लियर है 4f वाला क्या है हमारा। अच्छा, क्या है,
ठीक है, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा है रेयर अर्थ एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ एक और टॉपिक होगा क्रिटिकल मिनरल्स, है ना। दो वर्ड है यहाँ पर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो रेयर अर्थ एलिमेंट में कुल 17 तत्व शामिल होते हैं, 17 एलिमेंट शामिल होते हैं। ठीक है, 17 तत्व शामिल होते हैं, जिनमें 15 को हम कहते हैं लेंथेनाइड श्रृंखला, लेंथेनाइड सीरीज। 15 को हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। और 2 अन्य होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है स्कैंडियम और दूसरे का नाम होता है इरिट्रियम। ये 17 मिलकर बनते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट में क्या हो गया, 15 लेंथेनाइड श्रृंखला के तत्व होते हैं। लेंथेनाइड, ये क्या है लेंथेनाइड, मैं अभी आपको बताता हूं। ओके, अब देखो लेंथेनाइड क्या होते हैं, क्या है लेंथेनाइड। देखो, लेंथेनाइड पेरियोडिक टेबल के वे 15 तत्व होते हैं। 15 है पेरियोडिक टेबल के। पेरियोडिक टेबल पे सब तत्वों का नाम हम कहां रखते हैं, पेरियोडिक टेबल पे रखते हैं। तो लेंथेनाइड पेरियोडिक टेबल के वो 15 एलिमेंट्स होते हैं, 15 एलिमेंट्स होते हैं, जो कहां से कहां तक होते हैं, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक होते हैं। ऊपर में लेंथेनम और नीचे में ल्यूटेशियम। यहां मैंने इसका नाम भी लिख दिया है, लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक। ठीक है, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 15 लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट प्लस 2 और एलिमेंट, इन्हें हमने कहा रेयर अर्थ एलिमेंट। और 15 लेंथेनाइड क्या होते हैं, जो लेंथेनाइड सीरीज का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम। 15 हो गए लेंथेनम टू ल्यूटेशियम, जिसमें 4f ऑर्बिटल क्रमशः बढ़ता है। यही मैं आपको वहां इस चीज को समझाने के लिए मुझे उतनी कहानी समझानी पड़ी। ठीक है, जहां पर 4f ऑर्बिटल बढ़ता है का मतलब वही हुआ कि इलेक्ट्रॉन 4f वाले जाकर घर में बैठता है ना। इन सब की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन 4f वाले घर में ही बैठेगा। इस वजह से इनमें सब में एक जैसे गुण पाए जाते हैं, इन सब के अंदर। इसीलिए इन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है, लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं हम इन्हें। हाँ, सबका नाम, क्योंकि जैसी विशेषता लेंथेनम के अंदर पाई जाती है, वैसे ही विशेषता इन सारे एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। और वो विशेषता में एक विशेषता क्या है, 4f ऑर्बिटल का भरना, मतलब इलेक्ट्रॉन जाके 4f में बैठता है। ओके, क्लियर। लिखा हुआ है लेंथेनाइड वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का भराव मुख्यतः 4f सब सेल में होता है। एक को हमने सेल कहा, एक को हमने ऑर्बिट की जगह सब सेल हम कह सकते हैं। तो वो उस जगह पर जाकर वो बैठ जाता है। ठीक है, अब लेंथेनाइड की सूची यहां पर लिखी हुई है, आप वीडियो भी है आपके पास, वीडियो भी रहेगा, ये मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा और वहां से आप लिख सकते हो इसे। अब लेंथेनाइड की मुख्य विशेषताएं देख लो, लेंथेनाइड की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। ये जो लेंथेनाइड सीरीज है, इस लेंथेनाइड सीरीज की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। इनमें रासायनिक गुण समान होते हैं। अब कुछ और टर्म है जिनको मैं आगे बताऊंगा, आगे मैंने लिखा हुआ है, तो वो आगे आगे धीरे धीरे क्लियर होंगे। अभी सिर्फ इनकी विशेषताओं को देख ले। एक टर्म मैंने क्लियर कर दिया है, जो टफ था वो मैंने क्लियर कर दिया, बाकी सब इजी इजी है, तो मैं उसे आगे बताऊंगा, आगे है वो सब लिखा हुआ है। इनकी विशेषता क्या है, समान रासायनिक गुण होता है। एक वर्ड है लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इनमें लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है। जैसे आप आगे पढ़ोगे, बस अभी समझ लो इसे। और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और चांदी जैसी विशेषता होती है। अब चांदी क्या होता है, चांदी इज अ गुड कंडक्टर। चांदी एक बहुत अच्छा चालक होता है, चालक। तो चांदी जैसी विशेषता का मतलब हो जाता है कि
इनमें भी ये भी कंडक्टर होंगे, चालक होंगे। चालक समझते हो ना, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है, जिससे बिजली का प्रवाह हो सकता है, वो चालक होते हैं। तो चालक होते हैं ये। तो क्या है इनकी विशेषता? समान रासायनिक गुण होती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, और ये नरम होते हैं और चांदी जैसे गुण होते हैं, मतलब मुलायम, चमकदार और विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, ओके, चलो। क्या उपयोग है इसका, है ना? आज ये रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो क्या इसका इस्तेमाल क्या है? हम इससे आज क्या कह रहे हैं, ये फ्यूचर का रिसोर्स है ना? ये फ्यूचर का रिसोर्स है, मतलब कि इससे हम कई जगह पर, आपने सुना होगा, कई जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में। अभी मैं आगे बताऊंगा कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। क्या है इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पर मैंने बताया, इससे आप बहुत पावरफुल मैग्नेट बना सकते हो, चुंबक, पावरफुल मैग्नेट बना सकते हो, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बना सकते हो। मतलब आप समझ लो कि एक नॉर्मल चुंबक, इतना बड़ा चुंबक जितना काम करेगा, उससे कई गुना काम अगर आप लेंथेनाइड सीरीज से बनाते हो तो वो ज्यादा काम करेगा। तो मतलब क्या हो गया, समान वजन में क्षमता ज्यादा किसकी हो जाएगी, सामान्य चुंबक की या इसकी? इसकी हो जाएगी। ये इसकी विशेषता होती है लेंथेनाइड सीरीज की। ठीक है, तो आप शक्तिशाली मैग्नेट बना सकते हो। एलईडी स्क्रीन, जो आपका टीवी है, ये जो टीवी है, इसमें जो एलईडी स्क्रीन बनी हुई है, इसमें ज्यादा बढ़िया लाइट निकलेगा, इसके लिए निकलेगी, इसके लिए हम लेंथेनाइड सीरीज का इस्तेमाल करते हैं आजकल। तो लेंथेनाइड सीरीज का इस्तेमाल एलईडी स्क्रीन बनाने में, बल्ब बनाने में हम कर सकते हैं, टीवी में हम कर सकते हैं। ठीक है, मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट, विंड टरबाइन, कई जगह पर हम इसका इस्तेमाल, मैंने वन बाय वन सब बताया हुआ है कि कहां पर क्या इस्तेमाल है इसका, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। शॉर्ट फॉर्म में आप समझो कि हर जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो, ये जो लेंथेनाइड सीरीज है, 15 लेंथेनाइड सीरीज है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो थोड़े हल्के होते हैं, एक जो थोड़े भारी होते हैं। तो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, लेंथेनम से समेरियम तक, है ना? आप देखो यहां पर, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, लेंथेनम, समेरियम। ठीक है, लेंथेनम से समेरियम तक लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, और यूरोपियम से ल्यूटीशियम तक हैवी। ठीक है, तो ये हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट को लेंथेनम से समेरियम तक लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, और यूरोपियम से ल्यूटीशियम तक हैवी अर्थ एलिमेंट, प्लस एरिट्रियम। वो जो दो अलग वाला था वो भी हैवी हो जाता है। हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मतलब दोनों इंपोर्टेंट है, लेकिन हैवी वाले ज्यादा अलग तरह से काम करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे मैंने आपको ये कहा कि लेंथेनम सीरीज प्लस दो और, तो लेंथेनम सीरीज के साथ हमने उसे अलग क्यों रखा है, उसी के साथ क्यों नहीं जोड़ के रखा उसे, हमने उसे भी लेंथेनम सीरीज क्यों नहीं कहा? तब कुछ अलग बात होगी उसके अंदर, है ना? तभी हमने उसे अलग रखा है। ये सब मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने लिखा है, मैंने ढूंढा है, जब मैं इसे ढूंढ रहा था तो मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही ढूंढ रहा था, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूं तो मैं क्यों और कैसे में ज्यादा विश्वास करता हूं, क्यों और कैसे मैं ढूंढता हूं, कई जगह से मैं ढूंढता हूं। मुझे ये टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपके सामने रखा है जो मैंने टॉपिक, ये मुझे नहीं आता था बिल्कुल, मैंने इसे ढूंढा है, कई जगह से पढ़ने की कोशिश करी है, तब मैं एक फुल रिसर्च के बाद मैं इसे 10 दिनों से बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, एक फुल रिसर्च के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी का भला हो जाएगा इससे। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 माने जाते हैं, लेकिन उनमें से 15 लेंथेनाइट श्रृंखला के तत्व होते हैं, जबकि ये अलग होते हैं, फिर भी इन्हें माना जाता है। क्यों? इसकी भी कुछ यहां पर विशेषताएं होती हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना हुआ है। देखो, लेंथेनाइड तत्वों में 4f ऑर्बिटल भरता है, जबकि इसमें 4f ऑर्बिटल नहीं भरता है, फिर भी ये उसके जैसी विशेषताएं रखते हैं। उन सब में 4f ऑर्बिटल भरता है। 4f ऑर्बिटल भरता है मतलब इलेक्ट्रॉन 4f में जाकर बैठता है, इनमें ये नहीं होता। ठीक है। दूसरा, रासायनिक गुणों की समानता है। ये जो होते हैं रासायनिक गुण में समान है। सिंपल समझो, इतना बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अकरेंस, ये दोनों तत्व अक्सर उन्हीं खनिजों में पाए जाते हैं जहां लेंथेनाइड तत्व पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता, पहला है अंतर है दोनों में, वो 4f भरता है, ये 4f नहीं भरता है। दूसरा, रासायनिक गुण समान है। तीसरा, उसी जगह पर मिलते हैं जिस जगह पर ये सारे 17 एक साथ मिलते हैं। 17 के 17 एक साथ मिलते हैं, जिन्हें अलग करना, इसको रेयर अर्थ एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो है ही नहीं। रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब हो जाता है इन्हें एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। अब एक टुकड़ा इतना बड़ा आया, उसी में ये 19 चीजें पाई जाती है। अब इन 19 चीजों को अलग अलग निकालना ये बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका एक्सट्रैक्शन आसान है, निकालना आसान है। कैसे? उसी में से मिला हुआ है, कैसे वो निकालोगे, कैसे वो निकालोगे, कैसे वो निकालोगे। इसमें चाइना सबसे आगे। ठीक है। अकरेंस, औद्योगिक और रणनीतिक दृष्टि से ये समान गुण रखते हैं, तो सिर्फ उनके अंदर एक अलग विशेषता है कि वो 4f भरता है, वो 4f नहीं भरता है, लेकिन बाकी सारे के सारे गुण इनके एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है। ओके, तो इस वजह से हम इन्हें, है तो एक ही चीज, लेकिन हम इन्हें थोड़ा सा अलग मानते हैं। किस आधार पर? 4f ऑर्बिटल के आधार पर। ये 4f ऑर्बिटल उनमें एक जैसा है, इन दोनों में डिफरेंट है, इसलिए हमने इन्हें लेंथेनाइड प्लस ये दोनों माना है। ठीक है भाई, चल रहा है सही? अभी ये तो वीडियो भी रहेगा ना, उसको हिसाब से लिख लेना। मैं इंग्लिश बोल भी तो रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कई सारी चीजों को तो मैंने डाल दिया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रेटजी बोल तो रहा हूं, स्ट्रेटजी बोला तो है स्ट्रेटजी। ऑकरेंस, नेचुरल ऑकरेंस एक साथ पाए जाते हैं। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, माइनिंग, प्रोसेसिंग, इतना तो पता होना चाहिए भाई। माइनिंग और प्रोसेसिंग एक साथ होता है इनका, इसलिए इन्हें हम एक समूह में रखते हैं। वो मैंने जानबूझ के, मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों है, पर मैं एक तो जानबूझ के रखता हूं। ये इसलिए रखता हूं क्योंकि देखो, इंग्लिश वाले तो थोड़े हिंदी समझ भी लेते हैं, पर हिंदी वालों को इंग्लिश समझने में बड़ी दिक्कत होती है। और बोलने को तो मैं तो बोल ही लूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं बोलने में। एक दो वर्ड कभी कभी रुक जाता हूं तो वो आप लोग बता ही देते हो, है कि नहीं? तो इसलिए जहां पर भी दिक्कत होगी तो पूछ लो, मैं बता दूंगा किसी जगह पर। नहीं तो मैं कोशिश करता हूं सारी चीजें बोल भी दूंगा। ठीक है भाई? एरोस्पेस तो पता है ना? हाँ, चाहिए पता होगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी पता है? ठीक है। रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और मैंने लेंथेनाइड को यहां पर एक्सट्रैक्ट किया है ना, निकाला लेंथेनाइड को। एक्सट्रैक्शन, निकालना, ग्रुप में से, समूह में से एक चीज को निकालना, एक्सट्रैक्शन। तो मैंने थोड़ा सा और लेंथेनाइड को एक्सट्रैक्ट किया। तो लेंथेनाइड शब्द दो भागों से मिलकर बना हुआ है। लेंथेनम जो इस समूह का पहला तत्व है, और आइड मतलब इससे संबंधित या इसके समान। सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है अभी तक। लेंथेनाइड की विशेषता जिनके अंदर है उनको हम कहते हैं, लेंथेनम की विशेषता जिनके अंदर है उनको हम लेंथेनाइड कह देते हैं। ठीक है, ये सब हमने कर ही लिया है। लेंथेनम से ल्यूटीशियम, 4f ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन भरता है, रासायनिक गुण समान होते हैं। अच्छा, अब यहां पर जब मैं पढ़ रहा था इसे, तो कई सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। आप भी थोड़ा जब शांति से पढ़ोगे, डूब के पढ़ोगे किसी चीज के अंदर, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि क्या ये जब हमेशा से मौजूद थे तो अचानक कब नजर हमारी कब पड़ी इन पे, है ना? इस खूबसूरत सी चीज पे नजर पड़ी, तभी तो हमने उनको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है,
तो रेयर अर्थ एलिमेंट हमेशा से मौजूद थे, लेकिन वे कब महत्वपूर्ण समझे गए ये अलग अलग दौर में धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। ठीक है, देखो 18वीं 19वीं सदी में इसकी खोज हुई, तब इसका कोई महत्व नहीं था। 1794 ईस्वी में फिनलैंड के वैज्ञानिक जोहेन गैडोलिन ने इट्रियम की खोज की, है ना। धीरे धीरे चीजें मिलती जा रही थी, तब तो हमारे एटॉमिक जो प्लेट है, वो जो टेबल है, उस पे हम चीजें बढ़ाते जा रहे थे, है ना। तो जोहेन गैडोलिन ने इट्रियम की खोज की, ऊपर इट्रियम भी लिखा हुआ होगा हमारा, उन्होंने खोजा। 19वीं सेंचुरी में कई लैंथेनाइट तत्व खोजे गए। लैंथेनाइट एलिमेंट कई सारे हमने ढूंढे, लेकिन उसके उपयोग बहुत सीमित थे, इन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन केमिकल क्यूरियोसिटी थी हमारी उसके अंदर, कि हमें यह पता चल गया इसके अंदर कुछ अलग गुण हैं, ये बात हमें पता चल गई कि कुछ अलग गुण हैं। तो इसके उपयोग बहुत सीमित थे। क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल था उस समय। एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना, एक ही पत्थर के अंदर से, मिट्टी के अंदर से अगर आपको 50 चीजें निकालनी है, कैसे निकालोगे? बड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो ये बहुत सेपरेशन, है ना, सेपरेशन एक्सट्रैक्शन दोनों बिल्कुल बहुत कठिन था। इनकी जो शुरुआत 20वीं सदी में इसका बहुत ज्यादा महत्व देखा जाता है, जब 60 और 70 के दशक में रंगीन टीवी में प्रकाश लाइट टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया गया। किसका? यूरोपियम का इस्तेमाल किया गया। एलईडी लाइट, जो एलईडी टेलीविजन हमारे पास है, जब हमने वो बनाया तो ज्यादा बेहतर, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्यों ज्यादा बेहतर लाइट हमें क्वालिटी देता है, ये ज्यादा बेहतर क्यों देता है। तो बिकॉज ऑफ यूरोपियम। यूरोपियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जो हमें ज्यादा बेहतर लाइट देता है। हमें यह बात समझ में आई। फिर 1980 और 90 के दशक में हाईटेक में क्या हुआ, हमने पावरफुल मैग्नेट बनाना स्टार्ट किया, और पावरफुल मैग्नेट बनाने में नियोडाइमियम ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसी तरह रक्षा उपकरणों में हम मैग्नेट जब बना रहे थे तो हमने समेरियम का इस्तेमाल किया। तो कई जगह पर मैंने क्या बताया आपको, जैसे आप यूरोपियम का इस्तेमाल करते हो, तो यूरोपियम क्या होता है, ज्यादा बेहतर लाइट देता है, मतलब ऐसी लाइट देगा आपको जो आपको आंखों को अच्छा लगे, ऐसी लाइट देगा वो यूरोपियम। उसी तरह मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बताया। मैग्नेट आपको, देखो आपको फाइटर प्लेन बनाना, फाइटर प्लेन में मैग्नेट लगाना जरूरी है। मैग्नेट का काम क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मैग्नेट क्यों जरूरी है हमारे लिए ये मैं आगे बताऊंगा। तो मैग्नेट लगाना जरूरी है। अब मैग्नेट कौन सा लगाना हमारे लिए हल अच्छा रहेगा, जो कम भारी ज्यादा क्षमता दिखाए। और ये किसके अंदर गुण है, ये है लेंथेनाइड सीरीज के अंदर ये गुण। और लेंथेनाइड का कौन सा हो गया, नियोडाइमियम और समेरियम का इस्तेमाल हम मैग्नेट बनाने में करने लगे। ठीक है, अब रेयर अर्थ एलिमेंट का हम कई जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर, मिसाइल, एरोस्पेस। 21वीं सदी में हमने इसके स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को समझा। अब हमारे पास ये वर्तमान दौर में ग्रीन एनर्जी, जो विंड टरबाइन होती है, उस विंड टरबाइन का मैग्नेट हम बनाते हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हम इसके मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें अब ज्यादा इंपोर्टेंट होती जा रही है। हम कई जगह पर तो हम बना ही रहे हैं, जहां जहां पर भी मैग्नेट, मैं आगे आपको बताऊंगा मैग्नेट का क्या इस्तेमाल है हमारी लाइफ में। जो जैसे हम सिंपल समझो आप, जो से माइक यूज कर रहे हैं, ये माइक हमारे पास है, ये माइक तभी काम कर रहा है यहां पर जब इसके अंदर मैग्नेट, अगर मैग्नेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। किसी ना किसी रूप में इसके अंदर मैग्नेट है तभी ये काम कर रहा है। गाड़ियों के अंदर मैग्नेट, विंड टरबाइन के अंदर मैग्नेट। तो ये मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रही है वहां पर। हाँ, अब बन रहे हैं, अब बन रहे हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करो, आप विंड टरबाइन में यूज करो, सोलर टेक्नोलॉजी में यूज करो, मिसाइल और रडार में यूज करो, सेमीकंडक्टर में यूज करो। अब जो भी चीज अभी आप बना रहे हो उन सब के मैक्सिमम, सारे तो नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण है, आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण, उसके अंदर लेंथेनाइड सीरीज को हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? सिंपल समझिए क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो छोटी सी चीज ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करती है, उसकी दक्षता, उसकी क्षमता बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस वजह से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
मोबाइल, पंखा, मोटर, जनरेटर पहले भी बनते थे, है ना। अब जनरेटर बनेंगे, छोटे जनरेटर बनने लग जाएंगे, है ना। पंखा बनेगा, छोटा पंखा, है ना। अब देखो कि छोटे छोटे पंखे अब आने लग जाएंगे कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें, हाँ, छोटी सी चीज ज्यादा एनर्जी दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा, मोबाइल ये सब हम पहले भी बनाते थे, तो अब रेयर अर्थ एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? सिंपल है, छोटी सी चीज ज्यादा कैपेसिटी दिखा रही और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लो उसमें, है ना। तो अब देखो इसे समझते हैं। पहले क्या होता था? पहले मोटर में साधारण आयरन या फेराइट मैग्नेट लगते थे। पहले जो मोटर होते थे उसमें हम फेराइट मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे। टीवी में हम अच्छी लाइट के लिए फॉस्फर का इस्तेमाल करते थे, जो सिंपल फॉस्फर होते थे, फॉस्फर। बैटरियां भारी और कम दक्षता वाली होती थी, भारी होती थी बैटरी, है ना। तो पहले क्या होता था, जो हम इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, मोटर में हम मैग्नेट लगा रहे हैं, वहां पर क्या हम यूज कर रहे हैं, टीवी में क्या यूज कर रहे हैं, बैटरी में क्या यूज कर रहे हैं, सब कुछ चलता था। लेकिन मशीनें बड़ी और भारी होती थी, एफिशिएंसी कम होती थी, गर्मी ज्यादा पैदा करती थी, है ना। अब क्या हो गया, मशीनें हल्की होने लगी, पावर एफिशिएंट होने लगी, ऊर्जा बहुत ज्यादा कम यूज कर रही है, वो टिकाऊ ज्यादा है, वो हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है। इन्हीं सब की वजह से रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज किया जा रहा है। चीजें हल्की बन रही, ज्यादा एफिशिएंट है, कम एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, अच्छी क्वालिटी दे रही है, आपके पास गुणवत्ता में अच्छा है, वो करते जा रहे हैं हम उसका इस्तेमाल, ठीक है। खास गुण, आप इससे बहुत शक्तिशाली मैग्नेट बना सकते हो, बहुत शक्तिशाली मैग्नेट। मैग्नेट का क्या इस्तेमाल है जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं, मेरे भी होश उड़ गए, मुझे भी नहीं पता था कि मैग्नेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैग्नेट क्या करता है, और ये हमारे फोन के माइक में मैग्नेट क्या काम करता है। बहुत जरूरी काम करता है वो मैग्नेट, है ना। तो ये इतना छोटा इसलिए बन पाया है, ये कहां से आया, ये हमने नहीं बनाया है, ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं बनती है, चाइना से आया है, चाइनीज सामान है ये। और रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे बड़ा कौन देश? चाइना। इसके अंदर क्या डाल दिया? मैग्नेट। अब वो मैग्नेट, छोटू सा मैग्नेट, इतना छोटा मैग्नेट डाल दिया, है ना। नहीं तो माइक पहले, ठीक है, ये अभी और छोटा आएगा, आप देखो बहुत सारे छोटे छोटे माइक आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत शक्तिशाली मैग्नेट, नियोडाइमियम से बना मैग्नेट साधारण मैग्नेट से कई गुना ताकतवर होता है, छोटा होने के बावजूद ज्यादा पावर देता है। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम पढ़ लेते हैं, बार बार हम पढ़ लेते हैं कि आजकल ये रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, सभी चीजों में इसका इस्तेमाल। मैं बड़ा कंफ्यूज था, कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई, परेशान हूं बहुत। तो मैंने वन बाय वन सारी चीजों को ढूंढा, कहां किधर किया इस्तेमाल इसका, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, कैसे, क्यों किया, क्या है उसका इस्तेमाल, ठीक है। तो मैं शक्तिशाली मैग्नेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल छोटी और हल्की बनेगी। मैग्नेट उसे भारी बनाता है, बड़ा सा मैग्नेट लगाते हैं। मैग्नेट ही होता है जो गाड़ी के को चलाता है ना। मैग्नेट क्यों चलाता है गाड़ी को, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ईवी में मैग्नेट लगाएंगे, ये वाला मैग्नेट, छोटी छोटी ईवी गाड़ियां बनेंगी। विंड टरबाइन ज्यादा बिजली बना पाएंगे, विंड टरबाइन में लगा देंगे, जहां जहां भी लगा देंगे हम। दूसरी इसकी विशेषता, उच्च ताप, बहुत ज्यादा तापमान दे दोगे तो भी ये स्थिर रहेगा। पुराने जो मैग्नेट बनते थे वो बहुत ज्यादा तापमान दे देंगे तो गर्म हो जाता था, इसमें आप बहुत ज्यादा तापमान दे दोगे तो भी वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा। तो उच्च तापमान पर स्थिरता। डिस्प्रोसियम जैसे तत्व ज्यादा गर्मी में भी मैग्नेट की ताकत बनाए रखते हैं। डिस्प्रोसियम, यह ईवी और रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी है, ठीक है। बेहतर प्रकाश गुणवत्ता, यूरोपियम और टर्बियम बेहतर लाइट देता है हमें, यूरोपियम और टर्बियम। टीवी में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत शुद्ध और चमकीले रंग देते हैं। एलईडी ज्यादा ऊर्जा बचाती है, एक तो अच्छा कलर देती है और ज्यादा एनर्जी
एफिशिएंट भी होती है। ये बेहतर कैटलिस्ट होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और प्रदूषण नियंत्रण में भी काम आता है। कौन सा? सेरियम। ठीक है, तो आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये जरूरी हो गए हैं अब हर जगह। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाईटेक चिप, डिफेंस, छोटा, शक्तिशाली, एफिशिएंट और ड्यूरेबल इज इक्वल टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है भाई। पहले भारी मोटर बनते थे, अब हल्के। पहले ज्यादा बिजली लगती थी, अब ऊर्जा दक्ष। पहले कम पावर देता था हमें, हाई पावर देता है। ये सारे गुण रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर, जैसे जेनजी जनरेशन है हमारी, है ना, जैसे आप लोग में से मैक्सिमम जेनजी जनरेशन वाले जो हैं, उनको चाहिए हर चीज़ बहुत तेज 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 तेज, है ना। उनको तो ऐसी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी। छोटे छोटे लैपटॉप्स आ जाएंगे आगे आने वाले समय में, छोटे छोटे लैपटॉप आ जाएंगे, छोटी छोटी गाड़ियाँ आ जाएंगी, है ना। वैसे इससे इसके लेवल की गाड़ियाँ बनाने के लिए तो आपको क्वांटम लेवल पर जाना पड़ेगा। हाँ, वही वही मैंने कहा ना, जरूर देखो वो मूवी, हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको देखनी चाहिए। एंटमैन, चींटी वाला आदमी। ठीक है।